All the 6 sentences present now. Let us start. हम थर्ड पॉइंट पे थे. फर्स्ट 2 हमने बताया था कि वो सारे ऑप्शन है, मतलब बायर की मर्जी, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, वो चाहे तो करेगा, बट वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता है, खाली डैमेजेस क्लेम कर लेता है. नाउ थर्ड वन में बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ नॉन सीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट. नॉन सीवरेबल मतलब नॉन सेपरेबल, मतलब इनडिविजिबल, जहां पे एक नॉन मीनिंग नोट कर लेना. नॉन सीवरेबल मतलब नॉन सेपरेबल, एंड बोल रहे हैं कि जहां पे ऐसे इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बना था, मतलब जो एक डिवाइड ना हो सके, विभाजित ना हो सके, एक अजोड़ कॉन्ट्रैक्ट बना है. अब हुआ ऐसा कि आधा गुड्स आ गया है, आधा गुड्स आना बाकी है, एंड जो गुड्स आ गया है वो तो हमने यूज करना भी चालू कर दिया है, एंड उसके बाद पता चलता है कि कंडीशन का ब्रीच हुआ. अब यूज किए हुए गुड्स क्या मैं उसको वापस कर सकती हूँ? तो आंसर इज नो. मतलब क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार मिलेगा? नहीं. खाली क्या करना पड़ेगा, जितना नुकसान हुआ है वो डैमेजेस के टर्म्स में रिकवर करना रहेगा. मतलब कंपल्सरीली ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली. थर्ड सिचुएशन में इट इज कंपल्सन ऑन बायर कि यूज किए गुड्स आप वापस कर ही नहीं सकते हो, तो आपको वारंटी के ब्रीच के हिसाब से ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा. मतलब जितना नुकसान हुआ है वही रिकवर करना पड़ेगा. एंड फोर्थ इज वेयर इट इज इम्पॉसिबल बाय लॉ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कायदे के द्वारा ही इम्पॉसिबल हो जाता है. जैसे कि लास्ट अगस्त में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ कि मैं आपको टोबैको सेल करूंगी. अब उस वक्त टोबैको ट्रेडिंग परमिसिबल था, पर अभी कायदा बदल गया तो बोल रहे हैं कि टोबैको ट्रेडिंग बैन हो गया है, मैं आपको टोबैको सेल नहीं कर पाती. तो क्या मैं कायदे के अगेंस्ट में जाके सेल करूंगी आपको? नहीं. मतलब तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि भाई कंडीशन का ब्रीच हुआ है, वारंटी का ब्रीच हुआ है, मुझे डैमेजेस क्लेम करने तेरे से? कोई अधिकार नहीं मिलेगा. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाएगा, ना रेपुडिएशन ना डैमेजेस, कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा. दैट इज व्हाट. अब सी चारों सिचुएशन देखी जो यहाँ पे क्रॉस ही आया. एक्चुअली कंडीशन का ब्रीच है पर हम कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर रहे हैं. दैट इज अ पॉइंट टू लर्न. तो ये भी आप नोट कर लेना ताकि याद रहे कि हमने क्या लर्न किया था ये टॉपिक में. ठीक है ना? तो ये आप खाली नोट कर लेना. लेट अस स्टार्ट सेक्शन 14.
की चैट वो देखी ही नहीं। आप लोग बोल रहे थे सेक्शन 13 का थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट रिपीट कर रहे, ऐसा ना। सेक्शन 13 में थर्ड पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि जहां पे इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है, एंड मतलब एक साथ गुड्स मंगवाया था 1000 टन यूनिट का, और आगे 600 आ गए, 400 आना बाकी है। अब जो आ गया है वो यूज करना चालू कर दिया, एंड फिर पता चला कि कंडीशन का ब्रीच हुआ, तो यूज किए हुए गुड्स आप वापस नहीं कर सकते हो। मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार नहीं मिलेगा, भले ही कंडीशन का ब्रीच है, फिर भी कंपल्सरीली आपको उसको वारंटी के ब्रीच की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने वो कंडीशन रेपुडिएशन में क्रॉस किया था एंड डैमेजेस में टिक किया था, वो थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट ऐसा था कि वेर इट इज इम्पॉसिबल, कायदा बदल गया, तो अब कायदे के द्वारा ही वो पॉसिबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, तो फिर क्या कंडीशन का ब्रीच है, वारंटी का ब्रीच। सामने वाला ऐसा बोलेगा कि चल जितना नुकसान हुआ है वो मुझे दे दे, मैं बोल दूंगी ना कायदा बदल गया, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर वॉइड ही हो जाएगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट फोर्थ पॉइंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशंस, सेक्शन 14 to 17 बंच ऑफ सेक्शन एक साथ लर्न कर लेते हैं। अब सी, कंडीशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस कंडीशन मतलब बायर एंड सेलर मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि भाई इतनी इतनी चीज मौजूद होनी चाहिए। इम्प्लाइड कंडीशन मतलब बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर भी हम एज्यूम करेंगे कि ये सारी चीज तो वहां पे मौजूद होगी। जैसे फर्स्ट इज कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब होता है, टाइटल मतलब बताओ, चलो मैं ही बोल देती हूँ। टाइटल मतलब, हाँ यस, हिम्मतनगर वाले फ्रेंड्स, ओए पठानकोट वाले तो बस अपने हिसाब से बोलते जा रहे हैं हेडिंग। हिम्मतनगर वाले फ्रेंड्स आर ट्रू। टाइटल मीन्स ओनरशिप, ये हमने लर्न किया था डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स, फिफ्थ डेफिनेशन में। तो डॉक्यूमेंट ओनरशिप का है ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब जब आप गुड्स सेल कर रहे हो तो उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। सपोज आपने मुझे गुड्स सेल किया, मैंने आपको पैसा पे कर दिया, मैं गुड्स यूज कर रही थी, 10 दिन के बाद वो पुलिस मेरे घर पे आई तो पता चला कि साला आपने चोरी का माल बेच दिया था। अब पुलिस तो गुड्स लेके चली जाएगी, फिर मैं आपको बोलती हूँ कि यार ऐसा करता है, चोरी का माल बेचता है, बताता भी नहीं है, तो आप मुझे सामने धमकाते हो कि तुझे पूछना चाहिए था ना मेरा है या चोरी का है। अब वहां पे क्या मेरी ड्यूटी बनेगी? आप कभी भी गुड्स परचेस करने जाते हो तो क्या आप सामने वाले को पूछते हो भैया तुम्हारी ओनरशिप का गुड्स है ना, चोरी का माल तो नहीं बेच रहे हो ना? दैट इज नॉट अ ड्यूटी टू आस्क। बायर हूं तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि जब वो सेलर है, गुड्स सेल करने बैठा है, तो ऑब्वियसली उसकी ओनरशिप उसके पास होगी ही। अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, इम्प्लाइडली हम एज्यूम करते हैं कंडीशन एज टू टाइटल, मतलब इन केस ऑफ सेल सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स। अगर वो आज गुड्स सेल कर रहा है तो आज उसके पास ओनरशिप है, उसके पास वो गुड्स सेल करने का अधिकार है। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, सेलर विल हैव राइट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलो कि मैं एग्रीमेंट टू सेल कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि चलो सितंबर में तुझे गुड्स सेल करूंगी, तो आज मेरे पास वो गुड्स नहीं है, पर आज जरूरत भी नहीं है, सेल कब करना है? सितंबर में, तो सितंबर से पहले मेरे पास ओनरशिप आ जानी चाहिए। दैट इज इट। इफ सेलर्स टाइटल टर्न आउट डिफेक्टिव, जैसे चोर का टाइटल हुआ, आपने मुझे चोरी का गुड सेल कर दिया, तो एक ऐसा टाइटल हुआ डिफेक्टिव टाइटल। चोर का टाइटल डिफेक्टिव टाइटल है, उसके पास क्लीन टाइटल नहीं है, क्लियर टाइटल नहीं है। एंड अगर ये डिफेक्टिव टाइटल वाला गुड्स आपने मुझे सेल किया तो इट इज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, एंड कंडीशन का ब्रीच होता है तो क्या अधिकार मिलता है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का अधिकार मिलता है, एंड दूसरा डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार मिलता है। तो दोनों अधिकार मुझे मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। अमरेली वाले वीडियो चिपक रहा है, मैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग बिकॉज ऑफ लो इंटरनेट कनेक्शन ऑफ योर साइड। अब ये प्रॉब्लम का क्या किया जाए? ना कोई हल हमारे पास है, ना ये लोग हमें कोई हल बता रहे हैं। एनीवेज मैं सेकंड पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं उनको अगेन बोलने जाती हूँ। लेट अस सी हमें क्या आंसर मिलता है।
फाइन. सेकेंड implied condition is sale by description. So, क्या बोला है कि when there is sale by description, goods must correspond with description. जैसे वो ना गुड्स को डिस्क्राइब करके सेल करते हैं, जो तो रूल ऐसा है कि जैसा डिस्क्राइब किया है वैसा गुड्स होना चाहिए. गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड मतलब मैच होना, डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए. वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीज एंड देन सेल बीन्स. मतलब वटाना बताया, तुवेरा दे दिया, कुछ और डिस्क्राइब करके कुछ और गुड्स दे दो, ये वैलिड नहीं माना जाएगा, है ना. वो ऐसे ही पॉपुलर स्टेटमेंट है जो वहां पे लिख देते हैं, तो हमने भी लिख दिया है कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीज एंड देन सेल बीन्स. वटाना दिखाया और तुवेर दे दिया, ये वैलिड नहीं माना जाएगा. इट मे बी व्यूड एज फॉलोज. 3 अलग हेड के नीचे ये सिचुएशन को हम लर्न कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट इज बायर हैज नॉट सीन द गुड्स बट रिलाइड ऑन द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय सेलर. जहां पे बायर ने गुड्स को देखा नहीं है, जैसे ही सेलर ने गुड्स को डिस्क्राइब किया उसके ऊपर ही भरोसा प्लेस किया था, एंड फिर पता चला कि वो डिस्क्रिप्शन सही नहीं जा रहा है. जैसे कि मैंने कुछ गुड्स खरीदना, मोबाइल खरीदना था, कोई गैजेट खरीदना था, तो मैंने आपको बोला था कि भाई कोई सेकंड हैंड मोबाइल ध्यान में हो तो बताना. नोकिया का, सैमसंग का इंस्ट्रूमेंट होगा, 50-60 घंटे यूज किया हुआ होगा, स्मार्टफोन तो चलेगा, 10,000 तक लेना है. तो आप बोलते हैं हाँ पड़ा है मेरे पास, ऐसा ही एक फोन पड़ा है, 50-60 घंटे यूज किया हुआ होगा, सैमसंग का है, स्मार्टफोन है. तो मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, 10,000 में ले लिया. अब हमने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तय कर दिया, बट क्या मैंने वो गुड्स को देखा है? नहीं, मैंने वो गुड्स को देखा नहीं है. खाली आपने जो डिस्क्राइब किया कि भाई सैमसंग का ये वाला मॉडल है, स्मार्टफोन है, 50-60 घंटे यूज किया हुआ है, तो उसके ऊपर ही मैंने भरोसा प्लेस किया था एंड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. अब उसके बाद जब गुड्स मेरे हाथ में आता है, मैं वो हैश वारंटी फंक्शन ऑन करती हूँ, तो पता चलता है कि सारा 50-60 घंटे नहीं, 500-600 घंटे यूज किया हुआ मोबाइल है. अब मैंने तो गुड्स को देखा नहीं था, आपने जैसे डिस्क्राइब किया उसके ऊपर ही भरोसा प्लेस किया था, एंड अब वो डिस्क्रिप्शन सही नहीं जा रहा है. देयर इज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन. एंड कंडीशन का ब्रीच होता है तो क्या अधिकार मिलता है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का अधिकार मिलता है, एंड सेकेंड डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार मिलता है. तो मुझे दोनों अधिकार मिलेंगे. सेकेंड, वेयर बायर हैज सीन द गुड्स बट रिलाइड मोर ऑन डिस्क्रिप्शन रादर देन हिज आईज. यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने गुड्स को देखा था, ऐसा नहीं कि देखा नहीं था, बट देखने पे कुछ थोड़ी ना पता चलेगा. जैसे कि मुझे वो कर्टन्स खरीदने थे, तो मैं वहां पे शॉप पे गई, मम्मी ने बोल के भेजा था कि भाई टेरी कॉटन कपड़ा होता है, वो अच्छा होता है कॉटन के लिए. तो मैं वहां पे शॉप पे गई, उसने मुझे वैरायटी ऑफ क्लोथ दिखाए, तो मैं उसको पूछती हूँ कि भैया इसमें से टेरी कॉटन कपड़ा कौन सा है, तो वो उठा के देता है कि भाई ये वाला टेरी कॉटन कपड़ा है. मैं बोला ठीक है 5 मीटर फाड़ दो. मैंने तो देखा था, ऐसा नहीं कि देखा नहीं था. 5 मीटर फाड़ के घर पे लेके गई, तो मम्मी देख के बोलती है कि इसको थोड़ी ना टेरी कॉटन बोलते हैं, ये तो सेमी कॉटन है. अब मैंने वो कपड़ा देखा था, ऐसा नहीं कि देखा नहीं था, बट मुझे देखने पे थोड़ी ना पता चलता है कि भाई किसको टेरी कॉटन बोलते हैं, किसको सेमी कॉटन बोलते हैं. ये तो मैंने उसको बोला कि भाई कौन सा टेरी कॉटन है, और उसको उठा के दिया, मैंने ले लिया. उसने डिस्क्राइब किया, उसके ऊपर ही मैंने भरोसा प्लेस किया था, एंड वो डिस्क्रिप्शन सही नहीं जा रहा है, तो अगेन इट इज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन. मैं उसको वापस ही करके आऊंगी, भैया तूने तो बोला था टेरी कॉटन, ये तो सेमी कॉटन निकला. आई हैव राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव राइट टू क्लेम डैमेजेस ओवर हियर. सेकेंड पॉइंट. थर्ड वन, डिस्क्रिप्शन एज रिगार्ड्स पैकिंग ऑफ गुड्स. सी, गुड्स के पैकिंग के बारे में भी अगर कुछ डिस्क्राइब किया है ना, तो जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है वही तरीके से पैकिंग किया हुआ होना चाहिए. अगर वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो भी हम मान लेंगे इट इज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो. क्लियर. सेकेंड इम्प्लाइड कंडीशन इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. जैसा डिस्क्राइब किया है वैसा गुड्स होना चाहिए. लेट अस मूव फॉर द थर्ड वन.
Fine. Third implied condition is sale by sample. See, sale by description में ऐसा बोला कि जैसा डिस्क्राइब किया है वैसा गुड्स होना चाहिए. सेल बाय सैंपल में ऐसा बोल रहे हैं कि जैसा सैंपल दिखाया है वैसा गुड्स होना चाहिए. वो नहीं सैंपल से सेल होता है, राइस या व्हीट कुछ परचेज करते हैं तो पहले कुछ नमूना लेके आता है, फिर घर पे पका के देखते हैं, फिर अच्छा है तो ठीक है 3 बैग ऑर्डर प्लेस कर दो. तो दिखाने के लिए तो आपको अच्छा दिखा दिया नमूना, एंड फिर जब 3 बैग जब एक्चुअली घर पे आता है तो पता चलता है कि ये तो सैंपल से मैच ही नहीं हो रहा है. तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? आप बोल दोगे ना कि भाई नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, बिकॉज ये तो सैंपल जैसा नहीं है. मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का भी अधिकार है, एंड जितना नुकसान हुआ है वो भी रिकवर करने का अधिकार है. ठीक है. सेल बाय सैंपल, फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन, बल्क शुड करस्पॉन्ड विथ सैंपल. करस्पॉन्ड मतलब मैच होना, बल्क क्वांटिटी मतलब जैसे वो 3 बैग आया था वो सैंपल से मैच होना चाहिए. बायर शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स. बायर को अधिकार है कि वो चाहे तो गुड्स को इंस्पेक्ट करके देख सकता है कि भाई सैंपल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो बायर को ये अपॉर्चुनिटी देनी रहेगी. एंड गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट्स. गुड्स में कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए. अब लेटेंट डिफेक्ट क्या है वो समझने के लिए पहले समझते हैं कि पेटेंट डिफेक्ट क्या है. लेट अस राइट बोथ द थिंग्स. पेटेंट भी लिख लेते हैं. ये नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करती हूं. Okay. Patent defects are those defects which can be revealed out of ordinary examination. मतलब सामान्य तरीके से अगर तुम गुड्स को एग्जामिन करोगे तो पता चल जाएगा कि गुड्स में ऐसी डिफेक्ट मौजूद है. ऐसे डिफेक्ट्स को आप बोलोगे पेटेंट डिफेक्ट. जैसे कि एक फ्रेंड का बर्थडे था तो मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना था, बाकी था, मैं फटाफट गई गिफ्ट शॉप पे, उसको बोला ये वाला फ्लावर वास दे दो, 500 रुपीज दे दिए, फ्लावर वास ले लिया, घर पे गई, पैक करने बैठी तो पता चला कि फ्लावर वास में तो क्रैक है. अब ये क्रैक वाला फ्लावर वास वो गिफ्ट शॉप वाले को वापस करने जाऊंगी तो क्या वो वापस लेगा? वो बोल देगा ना कि क्रैक थी तो यहीं पे देख लेना चाहिए था. अब तू घर पे ले गई है तो हो सकता है तेरे से भी ये क्रैक हुई हो. ये कैसी डिफेक्ट थी? दोज आर
पेटेंट डिफेक्ट। अगर मैंने वो फ्लावर वास को खाली घुमा के देखने की भी तस्दीर ली होती ना, तो मुझे पता चल जाता कि फ्लावर वास में डिफेक्ट मौजूद है, तो मैं खरीदती ही नहीं, है ना। तो ऐसी डिफेक्ट जो कि ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन करने पे आप रिवील कर सकते हो, सामान्य तरीके से अगर आपने गुड्स को एग्जामिन किया तो आपको पता चल सकता है कि गुड्स में ऐसी डिफेक्ट मौजूद है, तो ऐसी डिफेक्ट को हम बोल रहे हैं पेटेंट डिफेक्ट। एंड पेटेंट डिफेक्ट के लिए हम कोई गारंटी नहीं देते हैं, बिकॉज आपको अधिकार तो दे ही रहे हैं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, इंस्पेक्ट द गुड्स। तो आप गुड्स को एग्जामिन कर लो, इंस्पेक्ट कर लो, अगर ऐसी कोई डिफेक्ट दिखे तो लो ही मत, बट लेने के बाद seller is not responsible. We are talking about latent defects. Latent defects are hidden defects. Those defects which cannot be revealed out of ordinary examination. मतलब सामान्य तरीके से अगर तुम गुड्स को एग्जामिन करोगे तो पता नहीं चलेगा कि गुड्स में ऐसी डिफेक्ट मौजूद है। ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलेंगे लेटेंट डिफेक्ट। जैसे कि मैंने आपके पास से वो सीडी का पैक खरीदा था, डिस्क जो आती है ना कंप्यूटर में इंसर्ट करते सीडीज। अब 100 ब्लैंक सीडीज मैंने खरीदी थी आपके पास से। अब देखा था, ऐसा नहीं कि मैंने वो सीडीज को देखा नहीं था, बट घर पे गई, सीपीयू में इंसर्ट किया कॉपी करने के लिए, तो पता चला कि इसमें कोई सेगमेंटेशन ही नहीं है, मतलब इसमें तो डेटा स्टोर ही नहीं हो सकता है। अब ये कैसी डिफेक्ट हुई? लेटेंट डिफेक्ट। मैंने सीडीज को देखा था, बट उसको देखने में पता नहीं चलेगा, अंदर हिडन थी, छुपी हुई डिफेक्ट थी। सामान्य तरीके से एग्जामिन करने के आपको पता नहीं चलेगा कि गुड्स में ऐसी डिफेक्ट मौजूद है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट। एंड हम यहाँ पे ये गारंटी दे रहे हैं कि गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट। गुड्स में कोई लेटेंट डिफेक्ट मौजूद नहीं होगी, अगर है तो इट इज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। आपको अधिकार मिलता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकती हूँ, वो सारी की सारी सीडी आपको वापस भी कर दूंगी, जितना नुकसान हुआ है वो भी आपके पास से रिकवर करूंगी। तो लेटेंट डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इम्प्लाइड रूल। ठीक है, दैट इज व्हाट थर्ड इम्प्लाइड कंडीशन, सेल बाय सैंपल। लेट अस मूव फर्दर, फोर्थ वन। Fine. Fourth implied condition is sale by sample
एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अब सी जहां पे गुड्स का कुछ सैंपल भी दिखाया था, फिर एडिशनली गुड्स को कुछ डिस्क्राइब भी किया था, तो रूल ऐसा है कि सैंपल से भी मैच करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से भी मैच करना चाहिए। मतलब अगर सैंपल से मैच करता है बट डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है तो भी इट इज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, एंड डिस्क्रिप्शन से मैच करता है बट सैंपल से मैच नहीं करता है तो भी इट इज ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। मतलब वेयर देयर इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विथ बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अब सेल बाय सैंपल क्या है वो हमने अलग से लर्न कर लिया, सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या है वो हमने अलग से लर्न कर दिया, दोनों का एडिशन, दैट इज व्हाट फोर्थ कंडीशन। तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। लेट अस सी फिफ्थ वन।
आप लिख लो तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना है ना, डन ऐसा लिख देना तो मैं स्टार्ट करूंगी। ओके, fifth implied condition is condition as to quality and fitness of goods. अब सी लिख रहा है कि generally this condition does not prevail. Generally doctrine of caveat emptor prevails. अब caveat emptor का मतलब होता है आप भी नोट कर लेना, caveat emptor मतलब let the buyer be aware. फाइन। सो बोल रहा है कि जनरली ये इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, मतलब यूजुअली हम सेलर जो है वो कि ये प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी पर्पस के लिए सूटेबल होगा, ये प्रोडक्ट आपकी फिटनेस पर्पस के लिए सूटेबल होगा, ऐसी कोई गारंटी सेलर नहीं देता है। रूल चलता है केवियट एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर, ग्राहक को ही जागृत रहना है, उसको ही गुड्स को जांचना है। जैसे मैं वहां पे शॉप पे गई, मैंने उसको बोला कि मुझे डव शैम्पू दे दे, तो उसने मुझे डव शैम्पू दे दिया। अब वो शैम्पू यूज करने से मेरे बालों में डैंड्रफ हो जाए तो क्या वो सेलर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। लेट द बायर बी अवेयर, ग्राहक को ही जागृत रहना है, मतलब मुझे ही वो गुड्स को चेक करना चाहिए था, जांचना चाहिए था, परखना चाहिए था, और अगर सुटेबल लगे तो मैं वो गुड्स यूज करूं, फिर यूज करने के बाद सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। दैट इज व्हाट यूजुअल रूल इज। However, this condition is applicable if following points are fulfilled. ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? अगर ये सारे पॉइंट्स फुलफिल होते हैं तो। Buyer has made known to seller purpose of purchase of goods. Buyer ने पर्पस बताया हुआ होना चाहिए। And buyer relies on skill and judgment of seller. And seller is a person who deals in goods of such description. And see end in nature. मतलब तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे बहुत ही हेडेक हो रहा था एंड मैं यहाँ से सीधा गई वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। मैंने उसको बोला कि भैया बहुत ही सर दर्द हो रहा है, ये सर दर्द गायब हो जाए ऐसी कोई दवाई दे दे। तो मैं खाली उसको अपना पर्पस स्पेसिफाई कर रही हूँ। फिर मैं बोल रही हूँ किसी एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है तो ऐसी दवाई मत देना जिससे सर दर्द गायब हो जाए बट फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम रेज हो जाए। तो मैंने खाली अपना पर्पस स्पेसिफाई किया। मैंने क्या उसको बोला मुझे स्टॉपिक दे दे? नहीं। मैंने क्या उसको बोला मुझे डिस्प्रिन दे दे? नहीं।
मैं उसके ही स्किल एंड जजमेंट के ऊपर भरोसा प्लेस करती हूँ। रिलायंस प्लेस करना मतलब भरोसा प्लेस करना। मैं उसके ही स्किल एंड जजमेंट के ऊपर भरोसा प्लेस करती हूँ। एंड सेलर कैसा पर्सन है? ही इज अ पर्सन हु डील्स इन गुड्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन। वो सालों से 20 ईयर से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो सालों से यही गुड्स में डील कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सी दवा हेल्पफुल रहेगी। अब उसको देना चाहिए था स्टॉपिक, उसने दे दिया डिस्प्रिन। डिस्प्रिन लेने से सरदर्द तो गायब हो गया, बट फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम रेज हो गया। तो क्या मैं उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती हूँ? तो आंसर इज यस, वेरी क्लियरली, बिकॉज मैंने अपना पर्पस वेरी क्लियरली उसको स्पेसिफाई किया था कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, तो और उसके ऊपर ही भरोसा प्लेस किया था, तो वहां पे इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी इम्प्लाइड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर गुड्स आर सोल्ड इन द ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। सीधा ही अगर ब्रांड नेम से सेल होता है ना, तो कोई इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। जैसे मैंने वो शॉपकीपर को बोला कि भाई मुझे हाइड एंड सीक बिस्किट दे दे, तो हाइड एंड सीक बिस्किट ही देने वाला है, फिर उसको खाने से मुझे डायबिटीज हो जाए तो क्या सेलर रिस्पॉन्सिबल है? नो, लेट द बायर बी अवेयर। जहां पे सीधा ब्रांड नेम से सेल हुआ है, सीधा ट्रेड नेम से सेल हुआ है, तो कोई इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। क्लियर? कभी इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई होती है, कभी इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। दैट इज अ पॉइंट टू लर्न। फिफ्थ वन, लेट अस सी फॉर द सिक्स्थ वन।
ओके, सिक्स्थ इज कंडीशन एज टू होलसमनेस. उसे क्या बोल रहे हैं? इन एडिशन टू कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, इन केस ऑफ ईटेबल्स देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स आर ऑफ होलसम क्वालिटी. तो पहले तो समझते हैं कि कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी क्या होता है. कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी मतलब जिसका जो एसेंशियल पर्पस है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए. जैसे पेन किसके लिए होती है? लिखने के लिए. अगर ये लिख नहीं पाए तो पेन इज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. जैसे वॉच किसके लिए होती है? टाइम दिखाने के लिए. अगर ये टाइम ना दिखा पाए तो वॉच इज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. मतलब जिसका जो एसेंशियल पर्पस है वो पर्पस ही अगर फुलफिल ना हो पाए तो हम बोलेंगे गुड्स आर नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी. एंड मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन तो सारे गुड्स में फुलफिल होनी ही चाहिए. जैसे मैंने वो रेफ्रिजरेटर खरीदा था एंड 2 दिन यूज करने के बाद पता चला कि उसमें बर्फ नहीं जमती थी. तो मैंने उसको पूछा कि भैया इसमें बर्फ नहीं जम रही है, तो मुझे सामने धमकाता है. बताना चाहिए ना बर्फ जमाने के लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए था. अब ये क्या बताने की बात है? मैं ऐसा बोलूंगी कि भाई लिखने के लिए पेन चाहिए, बर्फ जमाने के लिए रेफ्रिजरेटर चाहिए. इट इज इम्प्लाइड कि भाई जिसका जो एसेंशियल पर्पस है वो पर्पस फुलफिल होना ही चाहिए. दैट इज व्हाट कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी. ये तो सारे गुड्स में मौजूद होनी ही चाहिए. इन एडिशन टू दैट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईटेबल्स, ईटेबल्स मतलब खाने पीने की कोई चीज की बात कर रहे हो, खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हो, तो वहां पे इम्प्लाइड रूल ऐसा है कि वो हाइजीनिक होनी चाहिए, होलसम क्वालिटी की होनी चाहिए. उसको खाने से आपकी हेल्थ के ऊपर कोई डायरेक्ट एडवर्स इंपैक्ट नहीं आनी चाहिए. जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो क्या आपकी ड्यूटी रहेगी आप ऐसा पूछोगे कि भैया ताजी सब्जी में से बना हुआ है ना, खाने से बीमार तो नहीं हो जाएंगे ना? इट इज नॉट अवर ड्यूटी. इम्प्लाइडली हम एज्यूम करते हैं कि जब वो खाने पीने की चीज सर्व कर रहा है तो वो हाइजीनिक ही होगी और खाने जैसी ही होगी. दैट इज व्हाट कंडीशन एज टू होलसमनेस. ठीक है. 6 इम्प्लाइड कंडीशंस हमने लर्न की. कौन सी 6 इम्प्लाइड कंडीशन लर्न की? फर्स्ट इज कंडीशन एज टू टाइटल, सेकंड सेल बाय डिस्क्रिप्शन, थर्ड सेल बाय सैंपल, फोर्थ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, फिफ्थ कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ गुड्स एंड सिक्स्थ वन इज कंडीशन एज टू होलसमनेस. ठीक है. 6 इम्प्लाइड कंडीशंस यहाँ पे खत्म हुई. अब इम्प्लाइड वारंटीज लर्न करनी है बट शायद आज हम नहीं करेंगे बिकॉज आज ज्यादा टाइम परमिट नहीं करेगा. तो आज यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं. इम्प्लाइड वारंटीज नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू. आई एम सॉरी, मुझे किसी ने बोला था कि कभी अलविदा ना कहना, इसलिए जस्ट सी यू अगेन. फिर मिलेंगे.